हाय फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग। इसकी यूनिट 1 जो थी रेशियो एनालिसिस की, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं सेकंड यूनिट की, विच इज़ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो एनालिसिस। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे अकाउंट्स में भी है और अकाउंट्स में काफ़ी डिटेल में है। तो हम इसका जस्ट समराइज वर्जन कर लेंगे। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें पता है कि 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती है। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? जिसमें आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड देन investing activity, investing activity, and then financing activity, financing activity। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक ही टाइप से बनती है, बट इसका एक ही मेथड होता है। कोई खास मेथड, कोई अलग मेथड नहीं होता। जिस तरह से सिंपली कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करते हैं, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम 2 मेथड्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, अब डायरेक्ट मेथड जो होता है उसमें हम डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन से बात करनी स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक फ्रॉम वेयर वी रिसीव द कैश, जस्ट लाइक कैश फ्रॉम रिसीवेबल, कैश फ्रॉम कमीशन और ट्रेड एक्टिविटीज़, कैश अदर ट्रेड एक्टिविटीज़ जो होती है, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड या कमीशन से रिलेटेड जो हमारी डायरेक्ट कलेक्शंस है, उसमें डायरेक्ट मेथड करता है। जिस तरह से डायरेक्ट कलेक्शन होती है उसी तरह से डायरेक्ट पेमेंट होती है। जस्ट लाइक पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर सैलरीज, इस तरह की ये सारी इसमें डायरेक्ट एक्टिविटीज़, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड होते हैं। बट इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास एक्चुअली डेटा होता है, बट हम लोग डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन से स्टार्ट नहीं करते। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बट नेट प्रॉफिट से, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स के थ्रू बनती है। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, और उसके अंदर हमें सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन या नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस की जो एडजस्टमेंट होती है वो करनी पड़ती है। उसके बाद हमें वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुए हैं वो करने पड़ते हैं। एंड देन वी गेट दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम डायरेक्ट मेथड का, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड। मैं बस एक फॉर्मेट बना के दिखा रही हूँ, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाली। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ओके, तो चलो ओके स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके गाइस, तो जस्ट लाइक फर्स्ट हम चलेंगे कैश रिसीट्स पे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स,
कस्टमर्स, वो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर कैश रिसीव सॉरी, ठीक था, मैंने कैश रिसीव्स फ्रॉम royalties fees commission and other remaining ओके, अभी हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये तो हमारी हो गई कैश रिसीप्ट्स। अब बात करते हैं कैश पेमेंट्स की, वो हमें लेस करना है, लेस कैश पेमेंट्स टू supplier, okay, less cash paid to cash paid for wages, salaries, okay, बस इसमें ये आएगा on the behalf of the employee and cash paid for expenses, कौन से expenses paid for factory, office and selling expenses, ओके गाइस, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 3 हो नई टाइप में है। अब जो आएगा हमारा है दैट इज कैश जनरेटेड, मोस्टली इसी में कैश जनरेटेड होता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश जनरेट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होती है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये हमारा था डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। एंड इनडायरेक्ट मेथड में आई थिंक आप लोगों को पता होगा गाइस, फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी एक पार्ट है, बट ये अकाउंट्स में तो डीपली है ही। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। कैश, जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जिसमें होता है स्टार्टिंग पॉइंट में, और स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट वाला। तो वो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट जो होता है सारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इन सब से इंटरेस्ट से पहले, तो EBIT एक तरह से आप कह सकते हो वो होता है। बट वो निकालेंगे कैसे, क्योंकि प्रोविज़न ऑफ टैक्सेस वगैरह सब दिए हुए होते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं वो। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, हमारा सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट, इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कौन सा, जब हमें बैलेंस शीट बनाई हुई थी तो 3 तरह के टैक्सेशन दे देते हैं।
हमारे 2 साल की हमें बैलेंस शीट्स दे रखी हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स का कॉलम बना रखा है, करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, लास्ट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और जब नीचे एडजस्टमेंट होती है वहाँ पर भी टैक्सेशन पेड का हमें एक एंट्री दे देता है, एक एडजस्टमेंट दे देता है। तो कौन सा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लगाना है, क्लोजिंग वाला, करंट वाला या पिछले साल का। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर। उसके बाद हमें ऐड करना है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, उसके बाद ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स और ये है ट्रांसफ़र टू रिजर्व एंड अदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब गाइस फर्स्टली अंडरस्टैंड कि ये सारी जो एडजस्टमेंट है हम क्यों करते हैं नेट प्रॉफिट में। हमारा जो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट में आया है उसमें ये सारी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी जो एडजस्टमेंट है ये कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं है, हमने सिर्फ रिजर्व बना के रखी है। हमने अपने कैश को एक तरह से रिकॉर्ड करके एक अलग जगह पे रख दिया, बट ऐसा तो नहीं है कि ये जो कैश हमने रिज़र्व बना के रखा है उन्हें बैंक में डलवा देंगे कि भाई बैंक में डाल लो, जब रिज़र्व की ज़रूरत होगी, जब इन रिज़र्व्स को ज़रूरत होगी हम कैश बैंक में से निकलवा के आपको दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते, वो बिजनेसमैन है, उनकी जेब में अगर 10 रुपये भी पड़े होंगे तो वो कोशिश करेंगे अगर हमें इस वक्त 1 रुपये की ज़रूरत है तो अपनी जेब में 1 रुपये ही रखें और बाकी के 9 रुपये इन्वेस्ट कर दे ताकि वो मनी बढ़े। टाइम वैल्यू ऑफ मनी गाइस। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का हम पेड करते हैं तो लास्ट ईयर वाला नहीं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेस फॉर द करंट ईयर हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये इस साल के प्रोविज़न के टैक्स के लिए बनाया गया है। जब भी हमारी टैक्स लायबिलिटी ड्यू हो जाएगी हम फ़ौरन इस प्रोविज़न में से भर देंगे, इसके हमें इसके नाम के इन्वेस्टमेंट बनानी होगी। ऐसे ही प्रोपोज डिविडेंड, इसका भी एक रिज़र्व है। इंटरिम डिविडेंड ये भी एक रिज़र्व है जो साल के बीच में कभी भी दिया जा सकता है। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, ये तो अपने आप में ही रिज़र्व में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसे ऐड कर देंगे वापस। लेस, अगर हमें रिज़र्व से ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिज़र्व्स, तो बिना मतलब उन्होंने हमारा प्रॉफिट बढ़ा दिया है क्योंकि कैश तो कोई आया नहीं है, बस उसने प्रॉफिट बढ़ा दिया। देन लेस, क्या करेंगे, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सॉरी ऐड करेंगे हम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस debited to P&L account, and then less extra ordinary incomes credited to P&L account। ओके, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन से होते हैं, जस्ट लाइक अर्थक्वेक आया और हमारा माल डैमेज हो गया तो दैट इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। तो मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कौन सी होगी कि जो लॉस हुआ था उसका हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम क्रेडिटेड। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है तो कोई वो ऐड हो जाएगा इस नेट प्रॉफिट में, बट अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई है तो वो लेस हो जाएगी। आई थिंक दैट इज़ क्लियर नाउ। तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया है। अब नेट प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, तो हमारा नेट प्रॉफिट before taxes and extra
ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारा आ गया है, इसको हम यहाँ रखेंगे एंड देन इसमें ऐड कर देंगे एडजस्टमेंट्स। कौन सी एडजस्टमेंट इसमें ऐड होंगी? सॉरी, एडजस्ट ऐड लेस दोनों होंगी, तो हम सिंपली एडजस्टमेंट लिखेंगे उसे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब उसमें डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ गुड्स है, लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स है, और अदर बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू ऑल नो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ हो गई हैं, एड लेस हो गई हैं। उसके बाद में जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट फ्रॉम, अब जो आंसर आएगा अब इस एडजस्टमेंट के बाद जो होगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, एंड देन हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल चेंज की। अब ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे किसे, इंक्रीज इन करंट एसेट, सॉरी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, एंड देन लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। वो ऐड लेस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड उसमें से लेस कर देंगे क्या, टैक्स पेड, टैक्स पेड। और अब जो हमारी वैल्यू आई है वो है कैश जनरेटेड, जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके जो डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि बाकी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे अकाउंट्स में भी है, तो वो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। ये तो बल्कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी होगा, ये तो बोनस पॉइंट्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों के लिए। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ गाइस बी केयर, क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। एंड हो सकता है इसमें वो आपसे थियोरटिकल क्वेश्चन पूछ ले, तो एक दो ही थियोरटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो हम अगली वीडियो में करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके गाइस, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे एंड सेफ।